अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, 9 मई के वाक़यात के हवाले से कौमी असम्बली में भी एक करारदाद पेश की गई है जिसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। करारदाद में कहा गया है कि 9 मई के वाक़यात में जो भी अफराद मुलविस हैं उनको कानून के कटहरे में लाया जाए और उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। 9 मई के वाक़यात में जो भी शरपसंद अनासिर, मास्टरमाइंड्स और सहूलतकार आर्मी, इमलाक और तनसीबात पर हमलों में मुलविस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। करारदाद में मज़ीद ये भी कहा गया है कि जो भी अफराद और जो मास्टरमाइंड्स, सहूलतकार जिनाह हाउस लाहौर में हमले में मुलविस हैं, जिनाह हाउस जो कि कोर कमांडर लाहौर का घर था उसको जलाया गया, उसमें जो भी अफराद मुलविस हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। इसके अलावा जो मियाँ वाली में एयर बेस पर 85 तैयारे खड़े थे और उनको जलाने की जो मज़मूम कोशिश की गई, उसमें जो भी अफराद मुलविस हैं उनके ख़िलाफ़ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। करारदाद में मज़ीद ये भी कहा गया है कि जिन अफराद को कानून के मुताबिक गिरफ़्तार किया गया है, ख्वाह वो मर्द हैं या ख़वातीन हैं, उनको किसी भी गैर इंसानी सलूक का सामना नहीं करना पड़ा और हमने ऐसा कुछ नहीं किया जो कि कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी तरफ से ऐसी कोई घिनौनी कार्रवाई नहीं की गई कि इन अफराद के, इन शरपसंदों के ख़िलाफ़ कोई गैर इंसानी सलूक सामने आए। 9 मई के वाक़यात में जो भी शरपसंद अनासिर मुलविस हैं, ख्वाह वो सहूलतकार हैं और जो मास्टरमाइंड्स हैं, उनके ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए और उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हुए एक दिन की भी देरी ना की जाए। मज़ीद ये कि इन शरपसंदों के ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट 1952 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए। करारदाद में मज़ीद ये भी कहा गया है कि अगर शरपसंद अनासिर दहशतगर्दी करते हुए आर्मी की इमलाक और तनसीबात को निशाना बनाते हैं, उन पर हमले करते हैं, जलाओ घिराव में मुलविस पाए जाते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी आर्मी ही करती है और दुनिया में कहीं पे भी कोई भी शरपसंद अनासिर फ़ौज की इमलाक पर हमले करते हैं तो वहाँ पे भी फ़ौज ही उन शरपसंदों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि इन शरपसंदों के ख़िलाफ़ फ़ौज कार्रवाई ना करे? जैसा कि हमारे जो कुछ सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि PTI के जो भी लोग 9 मई के वाक़यात में मुलविस हैं उनके ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई ना की जाए, उनको सिविलियन अदालतों से सज़ा दिलवाई जाए अगर वो किसी भी जुर्म में मुलविस हैं, 9 मई के वाक़यात में मुलविस हैं। लेकिन हमारा मसला ये है कि ये जो सिविलियन लोग हैं जो 9 मई के वाक़यात में मुलविस हैं, क्योंकि 9 मई के वाक़यात में जितने भी लोग मुलविस हैं वो PTI से ताल्लुक़ रखते हैं, इमरान खान साहब के टाइगर फोर्स से ताल्लुक़ रखते हैं और ये सारे के सारे सिविलियन लोग हैं। तो इसी वजह से जो हमारी सिविल सोसाइटी है और जो PTI के वकला हैं और जो प्रो इमरान हैं, वो तमाम लोग इस बात का तकाजा करते हैं, इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि इन तमाम शरपसंद अनासिर के ख़िलाफ़ सिविलियन अदालतों में कार्रवाई हो। लेकिन सिविलियन अदालतों में कार्रवाई का फ़ायदा है क्या? इमरान खान साहब को देख लें या उनके साथियों को देख लें, आए रोज़ फ़ौजदारी मुकदमात में भी बग़ैर पेश हुए इमरान खान साहब को रिलीफ़ मिल जाता है। 23-23, 24-24 केसेस में रिलीफ़ मिल जाता है। इसी तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हूँ, उन्हें इंसदाद दहशतगर्दी से फौरी तौर पर रिलीफ़ मिल गया, ज़मानत गया, उन्हें बरी कर दिया गया। और भी दीगर रहनुमा हैं जिनको बरी किया गया इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों से और ज़मानत तो कहीं दी ही नहीं गई, सीधा सीधा कह दिया गया कि जनाब आप घर जाएँ बाइज़्ज़त तरीके से, आपने कुछ नहीं किया। तो वो एक अलग बात है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को पुलिस ने रिलीज़ नहीं किया बल्कि उनको दोबारा से जेल में कर दिया, क्योंकि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हों या दीगर वो अफराद जो 9 मई के वाक़यात में मुलविस हैं वो फ़ौज के मुजरिम हैं। तो उनको जो असल में सज़ा देनी है वो फ़ौज ने देनी है। फ़ौज ने बहुत ज़्यादा सब्र किया है और उन्होंने ये कोशिश की है कि ये जो सिविलियंस हैं इनको सिविलियन अदालतों से ही सज़ा मिले और इनके ख़िलाफ़ जो भी ट्रायल हो वो सिविलियन अदालतों में हो। लेकिन सिविलियन अदालतें
ऐसा मौका ही नहीं दे रही कि उनके ऊपर फ़ौज का इत्मीनान हो, आवाम का इत्मीनान हो। तो इसी वजह से अब बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है और फ़ौज की तरफ से ही आ रहा है, और फ़ौज के ऊपर ही जो पाकिस्तानी हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि जितने भी लोग 9 मई के वाक़यात में मुलविस हैं तो उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो मिलिट्री एक्ट के तहत ही हो, क्योंकि सिविलियन अदालतों की तो कोई हालत नहीं रह गई कि 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद के ख़िलाफ़ कोई इंसाफ के साथ ट्रायल हो। मुल्क की सियासत पर भी बात कर लेते हैं कि आजकल बड़ी एक ख़बर गर्म है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कुछ इख्तलाफात हो गए हैं। ये जो इख्तलाफात हैं ना मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के, ये बस एक दिखावा हैं, और चूँकि अब इलेक्शन का हल्का हल्का मौसम स्टार्ट होने वाला है तो ये थोड़ा थोड़ा एग्रेशन तो आएगा सियासत में। और ये जो पीपल्स पार्टी है और जो नून लीग है, इन्होंने आपस में सीट एडजस्टमेंट तो करनी नहीं है। इन्होंने अपनी अपनी पार्टी पर अपनी अपनी पार्टी के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ना है, तो फिर आपस में ये लड़ेंगे तो सही, लोगों को दिखाएंगे तो सही, लेकिन ये सब आपस में रले हुए होते हैं, मिले हुए होते हैं आपस में। तो अभी ये जो कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का इख्तलाफ हो गया है, कुछ ना कुछ बातों पे इख्तलाफ होगा, लेकिन ये आपस में उस हद तक नहीं जाएंगे, वो इमेच्योरिटी नहीं दिखाएंगे, वो कम अकली नहीं दिखाएंगे, वो तंग नज़री नहीं दिखाएंगे, तंग दिली नहीं दिखाएंगे, जिस तरह से इमरान खान साहब उनकी पार्टी दिखाती रही है। क्योंकि पीपल्स पार्टी हो चाहे नून लीग हो, दोनों ने बहुत मार खाई है, और अब वो सुधर चुके हैं और वो समझ चुके हैं कि आपस में एक हद तक लड़ना है और फिर टेबल पे आके बैठ जाना है, और फिर कुछ लो कुछ दो की पॉलिसी पर अमल करना है, और ये इसी तरीके से चलेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आइंदा इलेक्शन में जो हुकूमत बनेगी वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और JUIF और दीगर जो जमातें हैं और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, ये सब लोग मिल के एक जॉइंट गवर्नमेंट बनाएंगे। कोई एक पार्टी हुकूमत नहीं बनाएगी, और ना मेरा ख्याल है कि इस पोजीशन में होगी कि वो अकेली एक हुकूमत बना सके। अब जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है जहांगीर तरीन साहब की, इसके हवाले से भी मैं आपको बता दूं कि ये पंजाब में जिस तरह से मार्ज़ वजूद में आई है, तो इसका जो ताल्लुक़ है ना ये मुस्लिम लीग नून के साथ है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है ये मियां नवाज शरीफ साहब की आशीर्वाद से बनी है, और जहांगीर तरीन साहब इस टाइम लंदन में हैं और वो अब मियां नवाज शरीफ साहब से जल्द ही मुलाकात करने वाले हैं, आज या कल में वो मुलाकात कर लेंगे। और इस पार्टी के बनाने से मुस्लिम लीग नून मजबूत होगी। बहुत से लोगों का ये ख्याल है, इमरान खान साहब की हम बात कर लेते हैं, कि वो कहते हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से मुस्लिम लीग नून ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। अरे भाई आप कौन सी बातें करते हैं। मुस्लिम लीग नून इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से मजबूत होगी, और ये सब लोग मिल के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून आपस में मिलकर मजबूत एक हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे, पंजाब में भी और फेडरल में भी। और इसका जो असल में नुकसान होगा ना, खान साहब को हम छोड़ देते हैं, PTI को भी हम छोड़ देते हैं, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान पंजाब में आसिफ अली जरदारी साहब को होगा, पीपल्स पार्टी को होगा। क्योंकि पीपल्स पार्टी का वोट टूटेगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी के जो इलेक्टेबल्स थे वो माजी में PTI में शामिल हुए थे, और उसके बाद पीपल्स पार्टी का ही वोट टूट के PTI में चला गया था। और अब PTI चूँकि टूट चुकी है, तो वो जो पीपल्स पार्टी में लोग थे और फिर वो PTI में आए, अब उनमें से जो इलेक्टेबल्स हैं और बड़े तगड़े लोग हैं उनमें कुछ, और बहुत पैसे वाले हैं और पैसा बहा के वो रिज़ल्ट तब्दील कर सकते हैं वोटों की बुनियाद पे, तो वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए हैं। और जब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जाएंगे और वो नून लीग के साथ पंजाब में सीट एडजस्टमेंट करेंगे, तो फिर क्या रिज़ल्ट आएगा। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सीटें ज़्यादा हो जाएंगी, वो
بہت مضبوط پوزیشن میں آ جائے گی۔ اس کا ایک فائدہ اور بھی ہوگا، وہ فائدہ یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بالکل ہی زمین پہ آ جائے گی، کیونکہ ان کے لوگ تو ٹوٹ چکے ہیں۔ تو اس وجہ سے عمران خان صاحب کو بھی زیر کرنا ہے، اور دوسری طرف پیپلز پارٹی کو بھی پنجاب سے دور رکھنا ہے، دوری رکھوانی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کا یہی پلان دکھائی دیتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو پنجاب سے تھوڑا دور رکھا جائے اور خود مل کے ایک پنجاب میں حکومت بنائی جائے اور فیڈرل میں بھی آیا جائے۔ لیکن زرداری صاحب کی سندھ میں حکومت بنے گی، وہ سندھ میں اپنی حکومت بنا لے گی، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ عام انتخابات کے نتیجے میں جو بھی رزلٹ آئے گا، یہ سب لوگ آپس میں مل کے ایک حکومت بنائیں گے۔ یہ بالکل طے ہے۔ کوئی ہو سکتا ہے کہ کچھ آپس میں سوچ رہے ہوں کہ پیپلز پارٹی کو ساتھ نہیں ملانا، کچھ ایسے ہو سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ تمام ڈیسائیڈڈ چیزیں ہیں کہ آئندہ عام انتخابات کے نتیجے میں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے ساتھ اور JUIF کے ساتھ اور استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنائے گی۔ باقی یہ بھی ہے کہ یہ تمام پارٹیز جب الیکشن میں کھڑی ہوں گی تو ان کو پورا موقع دیا جائے گا، کسی کے ساتھ بھی یہ جوڑ توڑ کریں، کسی کے ساتھ بھی شامل ہوں، کسی کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں۔ تو اسٹیبلشمنٹ اس معاملے میں کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گی جب یہ الیکشن ہوگا، اور یہ آپس میں خود ہی جوڑ توڑ کریں گے، خود ہی آپس میں لڑیں گے، الیکشن بھی لڑیں گے اور بیانات کے ذریعے بھی لڑیں گے۔ تو اس کے بعد جو بھی رزلٹ آیا تو یہ اکٹھے ہو کے ٹیبل پہ آ کے بیٹھ جائیں گے۔ اور ایک اور بات بھی ڈیسائیڈڈ ہے آپس میں کہ جس پارٹی کی سیٹس زیادہ ہوں گی، چاہے پیپلز پارٹی کی فیڈرل میں زیادہ ہیں یا مسلم لیگ نون کی زیادہ ہیں، یہی دو بڑی پارٹیز ہیں نا، تو جس پارٹی کی سیٹیں زیادہ ہوں گی وہی فیڈرل میں اپنی حکومت بنائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس پارٹی کا وزیر اعظم ہوگا۔ ایک اور اہم خبر پر بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ رشیا سے کراچی کی بندرگاہ پر جو شپ خام تیل لے کر آیا ہے، جس کی مقدار 45,000 میٹرک ٹن ہے، اور یہ شپ پیور پوائنٹ کے نام سے 183 میٹر لمبا ہے، پاکستان ریفائنری سے اٹیچ کر دیا گیا ہے، اور جو خام تیل ہے اس کی بھی پاکستان ریفائنری میں منتقلی شروع ہو گئی ہے۔ لیکن ایک خاص بات اس میں یہ ہے کہ چند دن پہلے تک یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ پاکستان آئندہ اپنی درآمدات کے لیے چائنیز کرنسی یوان کا استعمال کر سکتا ہے۔ تو پہلی دفعہ یہ بات سامنے آئی ہے، اور اس بات کی وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک صاحب نے رائٹرز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں تصدیق کی ہے کہ پاکستان نے رشیا سے جو خام تیل خریدا ہے، جو کراچی کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہو چکا ہے، اس شپ کی خریداری کے لیے جو ادائیگی ہوئی ہے وہ پاکستانی حکومت کی رشین حکومت کو پہلی دفعہ چائنیز کرنسی یوان میں ہوئی ہے، ورنہ اس سے پہلے پاکستان جو بھی تیل خریدتا رہا ہے اس کی جو ادائیگی تھی وہ ڈالرز میں ہوتی تھی۔ لیکن اب یہ بڑا اچھا کام ہو گیا ہے کہ جو بھی مہنگی پاکستان کے لیے چیز ثابت ہوتی ہے، خام تیل اگر مہنگا ثابت ہوتا ہے، ڈالرز میں ادائیگی بہت مشکل ہے پاکستان کے لیے، تو وہ چائنیز کرنسی یوان میں کی جائے۔ اور اس دفعہ پاکستانی حکومت نے ڈائریکٹ رشین حکومت کے ساتھ ادائیگی جو ہے وہ یوان میں کی ہے۔ مصدق ملک صاحب نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ اس شپ کے کراچی پہنچنے کے بعد مزید شپس جو ہیں وہ بھی جلد کراچی پہنچیں گے، اور ابھی یہ جو خام تیل ہے اس کو ریفائن کیا جائے گا، اس میں سے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا مصنوعات نکلتی ہیں پٹرولیم، اور پاکستانیوں کو اس سے فائدہ ہوگا، پٹرول سستا ہوگا، ڈیزل سستا ہوگا۔ ایک اور اہم خبر کہ استحکام پاکستان پارٹی کے جو ایڈیٹر ان چیف ہیں جہانگیر ترین صاحب، انہوں نے پارٹی کی ترجمانی کے لیے میڈیا کے لیے ایک ٹیم مرتب کر دی ہے۔ ان میں ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ اور فیاض الحسن چوہان صاحب اور اسحاق خاکوانی صاحب، جن کا تعلق بہاڑی سے ہے، پہلے وہ PTI میں تھے، 2013 کی الیکشن میں وہ ہار بھی گئے تھے قومی اسمبلی کی نشست پر۔ ساجد مہدی نسیم شاہ صاحب ہیں MNA مسلم لیگ نون کے، وہ جیتے تھے۔ اس کے علاوہ خرم سعید روکھڑی صاحب ہیں،
نوید اکبر نوانی صاحب ہیں، ڈاکٹر مراد راز صاحب ہیں جو پی ٹی آئی کی طرف سے پچھلی جو گورنمنٹ تھی پنجاب کی اس میں وہ وزیر تعلیم تھے. تو یہ تمام لوگ جو ہیں یہ اب استحکام پاکستان پارٹی کے ترجمان ہوں گے میڈیا پر، اور استحکام پاکستان پارٹی کی میڈیا پر ترجمانی کریں گے. لیکن اب وہ کیا منظر ہوگا جب ڈاکٹر فردوس عاشقہ وان صاحبہ استحکام پاکستان پارٹی میں رہتے ہوئے مسلم لیگ نون کی تعریف کریں گی، میاں نواز شریف صاحب کی تعریف کریں گی، مریم نواز صاحبہ کی تعریف کریں گی، ڈاکٹر مراد راز صاحب مسلم لیگ نون کی تعریف کریں گے. تو وہ کیا منظر ہوگا اور کیا دلکش نظارہ ہوگا. تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.